हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष मालवीय अंधेरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे क्लास 11th की एग्रीकल्चर के बारे में, जिसमें अपना लेसन चल रहा था थर्ड, मृदा सॉइल के बारे में। ये हमारे इस लेसन का 5वां पार्ट है। पिछले पार्ट में अपन ने पढ़ा था मृदा जल के बारे में। मृदा जल जो 3 प्रकार का होता है, ठीक है। आर्द्रताग्राही जल, गैसीय जल और गुरुत्वाकर्षण जल या स्वतंत्र जल जिसे अपन कहते हैं। उसके बाद अपन ने जल धारण क्षमता, क्षेत्र क्षमता, अश्लाघ गुणांक और मूर्जान गुणांक के बारे में पढ़ा। आज अपन मृदा जल को ही कंटिन्यू करते हुए पढ़ेंगे कि मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो देखिए, मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, ठीक है। पहला कारक है मृदा का गठन। मृदा का गठन से मतलब है कि मृदा का गठन किस प्रकार का है, छोटे कणों वाली है या बड़े कणों वाली है, ठीक है। उस आधार पर जल की मात्रा, जो मृदा के अंदर जल होता है, उस मात्रा निर्भर करती है। कैसे, देखिए, मृदा जल अगर कण बड़े होंगे, ठीक है, देखिए जैसे ये कण है, ये कण, ये कण, ये कण, ठीक है, ये छोटे कण और एक कण अगर बड़े हैं, ठीक है, तो उनके बीच जगह भी ज्यादा होगी, जगह भी ज्यादा होगी। जगह ज्यादा होने के कारण, जहां जगह ज्यादा होगी वहां पानी भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, पानी ज्यादा होगा। अर्थात जहां बड़े कण वाली मृदा होती है उसमें पानी की मात्रा, मृदा जल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। तो देखिए, बड़े कण वाली मात्रा में मृदा में रंध्र नलिकाएं होती हैं, ठीक है, होने से मृदा जल का प्रभाव तीव्र होता है। तो पहला है हमारा कारक, पहला कारक है हमारा मृदा गठन। देख, मृदा गठन तो बड़े कणों वाली मृदा में रंध्र नलिकाएं, रंध्र नलिकाएं होने से मृदा जल का प्रभाव भी तीव्र होता है। अर्थात जो भी जल होता है वो मिट्टी के अंदर भी बहुत तेज गति से जाता है, क्योंकि रंध्र नलिकाएं होती है। छोटे कणों वाली मृदा में क्या होता है, बड़े कणों वाली मृदा की तो बात होगी। छोटे कणों वाली मृदा में आर्द्रताग्राही जल का अधिकांश का अधिशोषण अधिक होता है, ठीक है। जो छोटे कण वाली मृदा होती है तो उसमें रंध्रों की संख्या भी ज्यादा होती है। इससे गैसीय जल की द्रुत गति होती है। अर्थात छोटे कणों वाली मृदा होती है उसमें आर्द्रताग्राही जल का अवशोषण ज्यादा होता है। आर्द्रता, जो वायुमंडल में आर्द्रता होती है उससे जल का ग्रहण ज्यादा होता है। छोटे कणों वाली मृदा से, छोटे कणों वाली मृदा में आर्द्रता ग्राही जल की
जल का अवशोषण अधिक होता है, अधिक होता। छोटे कणों वाली मृदा में आर्द्रता ग्राही जल का अवशोषण अधिक होता है तथा जो गैसीय जल होता है, गैसीय जल की द्रुत गति होती है। अगर कण बड़े होंगे तो रंध्र नलिकाएं ज्यादा होगी, जैसे जो भी पानी होगा वो कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी जल में चला जाएगा, जमीन के अंदर चला जाएगा। तो ये मृदा गठन का जो प्रभावित करती है मृदा जल को। दूसरा है आर्द्रता। अगर वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होगी, अर्थात वायुमंडल में चारों तरफ नमी ज्यादा होगी, तो क्या होगा, मिट्टी में भी आर्द्रता अधिक होगी। तो आर्द्रता ग्राही जल की मात्रा, क्योंकि मिट्टी के अंदर मृदा के अंदर मृदा जल तीन प्रकार का होता है, आर्द्रता ग्राही जल, गैसीय जल और स्वतंत्र या गुरुत्वीय जल। अगर वायुमंडल में आर्द्रता ज्यादा होगी तो आर्द्रता ग्राही जल की मात्रा भी बढ़ जाती है। दूसरा देखिए, यदि वायु मंडल में आर्द्रता की मात्रा अधिक होने पर आर्द्रता ग्राही जल की मात्रा भी बढ़ जाती है। आर्द्रता ग्राही जल की मात्रा भी बढ़ जाती है। अब आर्द्रता अगर चारों तरफ ज्यादा होगी तो मिट्टी के अंदर जो आर्द्रता ग्राही प्रकार का जल है वो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर वर्षा की बारिश होती है वो अगर मंद गति से होती है, बहुत ही धीमी गति से होती है, तो गैसीय जल के रूप में पौधों के काम आ सकता है। अगर तेज गति से होगा तो दबाव के साथ होगा, और दबाव के साथ होगा तो क्या होगा, सीधा ऊपर से पानी आया, जमीन पर गिरा, नीचे सीधा गुरुत्वीय या स्वतंत्र जल में चला जाएगा। तो मिट्टी जो जल पौधों के लिए काम का नहीं है, क्योंकि पौधे उस गुरुत्वीय जल का उपयोग कर ही नहीं पाते हैं। तो देखिए, वर्षा मंद गति से होती है तो यह जल गैसीय जल के रूप में, वर्षा मंद गति से होती है तो यह जल गैसीय जल के रूप में पौधों के काम आ सकता है, अगर धीमी गति से हो, जैसे नॉर्मल सी बारिश होती है हल्की फुल्की। तब तीसरा मृदा जल को प्रभावित करने वाला कारक है वो है मृदा की संरचना। ठीक है, मृदा की संरचना, मृदा की संरचना के बाद देखिए, मृदा की संरचना पर का मृदा जल पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर मृदा के कण पास पास हो, एकदम पास पास हो, तो जल का अंतःस्रवण की गति कम होती है, अर्थात जल अंदर की तरफ जाने की गति कम होती है, क्योंकि मृदा के कण अगर पास पास होंगे तो
तो उनके बीच से रंग नलिकाएं नहीं बनेगी, तो पानी की अंतःस्रवण गति बहुत ही कम हो। और अच्छी दानेदार अगर मृदा हो, दाने वाली मृदा हो, तो केय से जल की पर्याप्त मात्रा पौधे के काम में आती है, पौधे को उपलब्ध होती है। केय से जल क्या होता है? पौधे को प्राप्त होता है अगर दानेदार मृदा हो। मृदा कण पास पास होने पर, मृदा कण पास पास होगा, मृदा कण पास पास होने पर पास पास व्यवस्थित होने पर, पास पास व्यवस्थित होने पर जल का अंतःस्रवण की गति कम होती है। जल के अंतःस्रवण की गति कम होती है। जल की अंतःस्रवण की गति कम होती है, ठीक है। और अच्छी दानेदार मृदा होने पर क्या होता है? ये केय से जल की पर्याप्त मात्रा पौधे को उपलब्ध होती है। अच्छी दानेदार मृदा होने पर केय से जल की पर्याप्त मात्रा पौधे को प्राप्त होती है। जल की पर्याप्त मात्रा किसको प्राप्त होती है? पौधे को प्राप्त होती है अगर कण दानेदार हो, बढ़िया दानेदार कण हो मिट्टी के। फिर है तापमान। तापमान का मृदा जल पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर तापमान घटने पर केशीय जल की मात्रा क्या होती है? वृद्धि। केशीय जल की मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि तापमान बढ़ने पर केशीय जल की मात्रा में कमी आती है। ये है ताप। तापमान घटने पर केशीय जल की मात्रा में वृद्धि होती है, जबकि तापमान बढ़ने पर केशीय वृद्धि होती है, जबकि तापमान बढ़ने पर केशीय जल की मात्रा में कमी आती है, कमी आती है। केशीय जल की मात्रा में कमी आती है। तो ये मृदा गठन, आर्द्रता, मृदा की संरचना और तापमान का मृदा जल पर क्या प्रभाव पड़ता है वो अपन पढ़ा। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा जीवांश पदार्थ का मृदा जल को कैसे प्रभावित करता है, देखिए।
जीवांश पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में पाए जाते हैं, उसका मृदा जल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, अधिक जीवांश पदार्थ जिसमें पाए जाते हैं, जिस मिट्टी में अधिक जीवांश पदार्थ होते हैं, वहाँ जल धारण की क्षमता भी उनकी क्या होती है, उस मिट्टी की अधिक होती है, अर्थात उसमें जल को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। पांचवा है जीवांश पदार्थ। देखिए, जीवांश पदार्थ की मात्रा अधिक होने पर जल पर मृदा की जल धारण क्षमता भी बढ़ती है। जल धारण क्षमता भी क्या होती है, बढ़ती है। ये होता है मृदा जल पर 5 चीजों, मृदा का गठन, मृदा की संरचना, तापमान, जीवांश पदार्थ और आर्द्रता का फर्क, ठीक है, प्रभाव। जैसे यहाँ होता है हमारा मृदा जल की शुरुआत। अब पढ़ते हैं अपन मृदा ताप के बारे में कि मिट्टी का ताप कैसे प्रभावित होता है, क्या होता है। अब सूर्य की जो विकिरण होती है, गर्म वर्षा, कई बार बारिश भी गर्म होती है, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, रासायनिक व जैविक प्रक्रमों से क्या होता है, मृदा में जो उपस्थित उष्णता होती, गर्मी होती है, उसे मृदा ताप कहते हैं। सूर्य के विकिरण, सूर्य के प्रकाश से, ठीक है, गर्म बारिश होने से, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों से मृदा में जो उष्णता की मात्रा होती है, ठीक है, मृदा में जो उपस्थित संपूर्ण उष्णता की मात्रा होती है, उसे क्या कहते हैं, अपन मृदा ताप कहते हैं। अगला है हमारा मृदा ताप। सूर्य की विकिरण, गर्म वर्षा, रासायनिक व जैविक प्रक्रमों, रासायनिक व जैविक प्रक्रमों से मृदा में उपस्थित संपूर्ण उष्णता को मृदा ताप कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा ताप कहते हैं। सूर्य की विकिरण, गर्म वर्षा, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों, रासायनिक और जैविक प्रक्रमों से मृदा में उपस्थित संपूर्ण उष्णता या गर्माहट को अपन क्या कहते हैं, मृदा ताप कहते हैं। अब मृदा ताप का महत्व क्या है भाई, मृदा जल के बारे में अपन ने पढ़ा है, मृदा वायु के बारे में पढ़ा है, लेकिन मृदा ताप का महत्व क्या है, कहाँ जरूरत है भाई। मृदा ताप की अपन चर्चा कर रहे हैं, वो भी खेती के संबंध में, तो कहाँ जरूरत है, मिट्टी का ताप कम हो ज्यादा हो, उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए, मृदा ताप का महत्व, मृदा ताप का महत्व, पहला है अंकुरण के लिए, बीजों का जो अंकुरण होता है, उसमें मृदा का ताप, जो जो क्रियाएं मिट्टी के अंदर होती है, उसी पर क्या होगा, मृदा ताप का महत्व होगा, उसी पर मृदा ताप का प्रभाव
पड़ेगा। तो पहला है बीजों का अंकुरन। अब किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए पहले अंकुरन क्या होता है? बीज जब अपन बोते हैं तो उसके अंदर से बीज का फूटना, बीज का अपनी बाह्य चोल और आंतरिक चोल दोनों, किसी में बाह्य चोल होती है, किसी में आंतरिक चोल होती है, किसी में दोनों ही चोल होती है, आवरण होता है। बाह्य आवरण को फोड़कर अंदर से पौधे का निकलना, बीजों के अंदर से पौधे का निकलना क्या कहलाता है? शुरुआती भाग का निकलना, वो कहलाता है हमारा अंकुरन। तो बीजों का अंकुरन ताप से किस प्रकार प्रभावित होता है? तो देखिए, बीजों का अंकुरन और पौधे की वृद्धि, तापमान कम या अधिक होने पर बीज कम संख्या में अंकुरित होते हैं अथवा मंद गति से अंकुरित होते हैं। तापमान अगर एक निश्चित सीमा से, प्रत्येक बीज के लिए एक निश्चित, प्रत्येक फसल के बीजों के लिए एक निश्चित तापमान चाहिए होता है। अगर उससे कम हो जाए या उसी से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो बीजों का अंकुरण कम संख्या में या और उनका विकास क्या होता है? मंद गति से होता है। एक निश्चित सीमा से एक मृदा का ताप एक निश्चित सीमा से कम या अधिक होने पर, मृदा का ताप एक निश्चित सीमा से कम या अधिक होने पर कम या अधिक होने पर बीजों का अंकुरण कम संख्या में तथा साथ अंकुरण के साथ साथ पौधे की वृद्धि भी मंद गति से होती है। पौधे की वृद्धि भी क्या होती है? मंद गति से होती है। ये किसका प्रभाव है? बीजों पे का अंकुरण पर मृदा ताप का प्रभाव। फिर है जड़ों की वृद्धि। जो जड़ों की वृद्धि, अब जड़ों की वृद्धि से क्या लेना देना मृदा ताप? तो जड़ें अगर वृद्धि करेगी तो वो पूरा नीचे जमीन के अंदर तक जाकर क्या कर सकती? वहां से पानी सोख सकती। लेकिन अगर ताप मृदा का सही नहीं है, ठीक है, तो एक निर्धारित सीमा से, निर्धारित ताप से कम या अधिक ताप होने पर वृद्धि कम हो जाती है। किसकी? जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है और अंत में जड़ की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। जड़ों की वृद्धि देखिए, एक निश्चित सीमा से कम या अधिक ताप मृदा ताप होने पर जड़ों की वृद्धि कम हो जाती है या मंद हो जाती है, कम हो जाती है तथा अंत में रुक जाती है।
होता क्या है कि एक निश्चित सीमा से कम या ज्यादा ताप होने पर क्या होता है, जड़ों की जो वृद्धि होती है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, कम हो जाती है, और लगातार वो ताप बना रहता है मिट्टी का, कम या ज्यादा, ठीक है, सीमा से कम या ज्यादा। तो अंत में क्या होता है, जड़ों की वृद्धि बिल्कुल ही रुक जाती है। और जब जड़ों की वृद्धि रुक जाती है तो फिर वो पानी के भी अंदर तक, गहराई तक नहीं जा पाती, फिर धीरे धीरे पानी की कमी होने लगती है और वो पौधा क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। फिर मृदा से पोषक तत्व और जल अवशोषण। मृदा ताप क्या करता है, पौधे मिट्टी के अंदर से जो पोषक तत्व और जल का अवशोषण को भी प्रभावित करता है। तीसरा है मृदा से पोषक तत्व एवं जल का अवशोषण। मृदा से पोषक तत्व एवं जल का अवशोषण क्या है? देखिए, मृदा से पोषक तत्व और जल का अवशोषण भी ताप पर निर्भर करता है, ताप का महत्व है। क्योंकि देखिए, पोषक तत्व और जल अवशोषण करने के लिए पौधे को अनुकूल ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है, जरूरी ताप की आवश्यकता होती है, ठीक है। दिन में अधिक वाष्पन होने से पौधे में अनुकूल आंतरिक जल स्तर स्थापित करना आवश्यक होता है। दिन में वाष्पन क्रिया बहुत ज्यादा होती है, जिससे पौधे के अंदर जल की मात्रा होना वापस जरूरी होता है। और पौधे को वो जल कहाँ से प्राप्त होता है, मिट्टी से, ठीक है। और मिट्टी में अगर तापमान सही, तापमान कम या ज्यादा हो, जड़ों की वृद्धि रुक जाए, तो वृद्धि रुक जाए, जड़ कार्य करना कम कर दें, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जड़ कार्य करना बंद कर देगी तो जड़ों द्वारा अवशोषण नहीं होगा जल का, जल का अवशोषण नहीं होगा तो जल के साथ ही तो किसका अवशोषण होता है, पौधे के अंदर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो पौधे के साथ जल और पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं होगा और वाष्प क्रिया द्वारा पानी निकलता जाएगा दिन में, लेकिन उतनी की उतनी पूर्ति नहीं होगी वापस पौधे के अंदर जल अवशोषण की, जल की, तो क्या होगा, पौधा मुरझा जाएगा। तो पोषक तत्वों और जल को, पोषक तत्वों और जल का अवशोषण, पोषक तत्वों और जल का अवशोषण करने के लिए मृदा का अनुकूल ताप होना आवश्यक होता है। दिन के समय वाष्पन की, दिन में अधिक वाष्पन से होने से, दिन में अधिक वाष्पन होने से पौधे में अनुकूल आंतरिक जल स्तर स्थापित करना आवश्यक होता है। दिन में अधिक वाष्पन होने से पौधे में अनुकूल आंतरिक जल स्तर, अनुकूल आंतरिक जल स्तर स्थापित करना आवश्यक होता है, आवश्यक होता है।
तो ये है मृदा ताप का महत्व। आगे इसमें और पढ़ेंगे अपन उपज के बारे में, स्क्रीनशॉट लेगा। अगला है उपज, जो हमारा चौथा है। उपज पर मृदा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? अगर एक इष्टतम ताप को निर्धारित निश्चित प्रत्येक फसल के लिए ताप होता है उपज के, उससे कम या ज्यादा होने पर क्या होता है? फसलों की उपज प्रभावित होती है। कम या ज्यादा, इष्टतम ताप से कम या ज्यादा ताप होने पर फसलों का जो उत्पादन होता है वो कम होता है, उपज कम होती है। ठीक है, इष्टतम ताप होने पर इष्टतम ताप से कम या अधिक ताप होने पर, इष्टतम ताप से कम या अधिक ताप होने पर फसलों की उपज प्रभावित होती है। अर्थात फसलों की उपज प्रभावित होगी, और उपज प्रभावित होगी बढ़ेगी तो है क्या होगी? घटेगी, कम ही होगी। ठीक है, पर मृदा जीवाणु की जो क्रियाशीलता, उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा के अंदर जो लाभदायक जीव होते हैं उनके क्रियाशीलता पर मृदा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा जीवाणु की क्रियाशीलता, मृदा जीवाणु की क्रियाशीलता पर मृदा ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी के अंदर, उनकी क्रियाशीलता के लिए एक निश्चित तापमान की आवश्यकता होती है। वो लगभग 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच होता है। मृदा के सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता के लिए एक निश्चित कितना? 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये एफ का मतलब होता है फ़ारेनहाइट, जैसे डिग्री सेंटीग्रेड सी लिखते हैं वैसे डिग्री फ़ारेनहाइट एफ। ये भी एक ताप का पैमाना है। निश्चित ताप, क्रियाशीलता के लिए एक निश्चित ताप, एक निश्चित ताप की आवश्यकता होती है, जो लगभग क्या होता है 50 डिग्री से 50 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। फिर कार्बनिक पदार्थों का विच्छेद, जो अंदर कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं उनका तोड़ना, उनका अपघटन मृदा के ताप से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन, देखिए कैसे होता है।
कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन के लिए भी एक निश्चित ताप, क्योंकि जैसे कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में पाए जाते हैं उसको है जैसे कि जैसे तो क्या करते हैं, जड़ों द्वारा पौधे ग्रहण कर नहीं सकते, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा हुआ होना चाहिए, बारीक सरल टुकड़ों में होना चाहिए, सरल पदार्थों में बदला हुआ होना चाहिए। और ये सरल पदार्थों पर बदलने का कार्य ताप पर निर्भर करता है, एक निश्चित तापमान होता तो ये होता है। तो और इसके लिए ये तापमान होता है 45 डिग्री से लगभग 96.8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, अर्थात 45 डिग्री से 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होता है। इस ताप के बीच, इस रेंज, इस परास के ताप के बीच क्या होता है, कार्बनिक पदार्थों का विच्छेदन सरलता से होता है। कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन के लिए 45 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.6 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की आवश्यकता होती है, इसकी ताप की आवश्यकता होती है, ताप की आवश्यकता होती है। अब मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपन थोड़ी चर्चा करते हैं, ठीक है। ये तो था मृदा ताप के गठन का महत्व, ठीक है, मृदा ताप का महत्व अपन ने पढ़ा। अब पढ़ते हैं अपन मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक, अगला है मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक। मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारक में पहला है मृदा की प्रकृति। मिट्टी की प्रकृति कैसी है, अगर उनमें खनिज पदार्थों की मात्रा ज़्यादा है तो मृदा का ताप ज़्यादा होता है, ठीक है। अर्थात प्रकृति कैसी है, मृदा के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन सी कम है, ठीक है, वो प्रकृति पर निर्भर करता है। तो पहली चीज़ है मृदा ताप को प्रभावित करने वाली मृदा की प्रकृति। मृदा की प्रकृति प्रभावित करती है किसको, मृदा की ताप, ठीक है। जो छोटे कणों वाली वो मृदा होती है वो जल की मात्रा अधिक रखती है। हमने पढ़ा जल के बारे में कि आर्द्रताग्राही जल और गैसीय जल के बाद जो मृदा जल को प्रभावित करने वाले कारकों में अपन ने पढ़ा कि जहाँ कणों की मात्रा, मृदा की संरचना में जहाँ कण बारीक होते हैं वहाँ आर्द्रता की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात मिट्टी में जल की मात्रा ज़्यादा होती है, और जहाँ जल की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ क्या होता है, ताप कम होता है। तो छोटे कण वाले महीन बारीक कणों वाली मृदा का ताप क्या होता है, हमेशा कम होता है। फिर मृदा का रंग, दूसरा प्रभावित करने वाला कारक है मृदा का रंग। इसको तो अपन अपने खुद से रिलेट कर सकते हैं कि अभी कहीं भी पढ़ रही है, सूरज के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में अपन जाते हैं, तो अगर अपने हल्के रंग का एक टी शर्ट या शर्ट पहन रखा है और एक गहरे रंग का, जैसे एक ब्लैक कलर का पहन रखा है और एक व्हाइट कलर का शर्ट पहन रखा है, ठीक है, दो शर्ट है, दोनों को अपन पहन के बार बार बाहर जाते हैं बारी बारी से, तो आप खुद पता लगाना कि किस रंग में हमें गर्मी ज़्यादा लगे। तो आप नोटिस करोगे कि जो ब्लैक कलर था, काला कलर का शर्ट था, उसमें जब पहन के अपन बाहर गए तो हमें बहुत ज़्यादा गर्मी, लेकिन व्हाइट वाले में इतनी नहीं। तो जो गहरे रंग वाली मिट्टी होती है उनमें क्या होता है, उनका ताप अधिक होता है, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को ज़्यादा परावर्तित नहीं करती है, अवशोषित ज़्यादा करती है। इसी तरह
हल्के रंग वाली जो मिट्टी होती है उसका सूर्य के प्रकाश को परावर्तन करने की क्षमता ज़्यादा होती है, परावर्तित करने की क्षमता ज़्यादा होती है। ठीक है, वो ज़्यादातर प्रकाश को क्या कर देती है, सूर्य के प्रकाश को परावर्तित कर देती है, जिससे जिससे मृदा का ताप कम रहता है। तीसरा है मृदा की आर्द्रता, ये अभी अपन ने पढ़ाई है। मृदा की आर्द्रता के बारे में भी आप उल्लेख कर सकते हो इससे कि मृदा की आर्द्रता के बारे में क्या। मृदा की आर्द्रता हमने पढ़ा अभी बारीक कणों वाले में आर्द्रता की जल की मात्रा ज्यादा होती है, जल धारण की मात्रा क्षमता ज्यादा होती है, जिससे उनका ताप क्या होता है, कम होता है। तो जहाँ जिस मिट्टी में आर्द्रता पानी की मात्रा भी ज्यादा होगी उसमें क्या होगी, जल धारण की क्षमता ज्यादा होगी। ठीक है, आर्द्रता ज्यादा होगी उसका ताप भी क्या होगा, कम होगा। फिर वानस्पतिक आच्छादन, चौथा है वानस्पतिक आच्छादन। वनस्पति आच्छादन का क्या मतलब होता है, अर्थात जिस जमीन के ऊपर, मृदा के ऊपर बड़ी सी वनस्पति हो, बढ़िया वनस्पति पेड़ पौधे लगे हुए, तो सूर्य का प्रकाश क्या करता है, पौधे पर पड़ता है, जमीन पर पहुंचता है। जमीन पर पहुंचता नहीं है तो मिट्टी का जो तापमान होता है वो नियंत्रित रहता है, कम रहता है। ठीक है, फिर भूमि का ढाल, पांचवा है भूमि का ढाल, ये भी प्रभावित करता है। और इस भूमि के ढाल के बारे में अपन आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीन शॉट पे आप एक बार इसका फिर कुछ चर्चा करते हैं अच्छी से। देखें, ये तो थी अपने मृदा ताप को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में, जिसमें अपन लिखेंगे लेकिन आने वाली क्लास में। अभी मैंने आपको शॉर्ट डिटेल में समझाया है। ठीक है, देखिए कोरोना पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि कोई ऐसा वाक्य बताओ, ऐसा वाक्य लिखो जिसे खुशी में पढ़े तो दुख हो और दुख में पढ़े तो खुशी हो, ऐसा वाक्य लिखने को बोला। ठीक है, तो तब क्या, तब बीरबल ने, ध्यान देना, अकबर ने कहा कि बीरबल को कि ऐसा वाक्य लिखो जिसे पढ़कर दुख में तो खुशी और खुशी में दुख हो। ठीक है, तो बीरबल ने लिखा यह वक्त, वाक्य क्या था, यह वक्त गुजर जाए। यह वक्त गुजर जाएगा। तो अकबर बहुत इंप्रेस हुआ। क्यों? क्यों ये ऐसा वाक्य है जिसे अगर अपन खुशी में पढ़ेंगे तो बहुत दुख हो, हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, अच्छे से अपन खुशी से रह रहे हैं सब कुछ, और ये सोचते हैं कि यार ये वक्त भी गुजर जाएगा, तब अपन सोचते हैं कि यार ऐसा पैसा चला जाएगा या फिर हमारी ये सारी खुशियाँ चली जाएगी समय के साथ, तो हमें उस समय दुख होता है। वो माहौल तो खुशी का होता है, लेकिन पर जब ये चीज़ सोचते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा तब हमें दुख होता है। और जब दुख का माहौल आज के समय जब कोरोना इतना फैल रहा है, तब अगर अपन इतने दुख के, इतने सैडनेस वाले मोमेंट, दुख के माहौल में, एक कठिन परिस्थिति में अपन ये सोचे कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये हमें आज दुख के समय में ये सोचते हैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, तो ये हमें बहुत ही खुशी फील करवाता है, हमें हैप्पी फील करवाता है। ठीक है, तो ये ऐसा वाक्य है कि जो अकबर ने बीरबल को लिखने को कहा था, जिसे दुख में पढ़कर खुशी और खुशी में पढ़कर दुख हो। तो ये कोरोना का टाइम है, ठीक है, अभी वो अपनी चरम सीमा पर है, अपना ध्यान रखें। थोड़ा दुख का माहौल है, कठिन परिस्थितियां हैं, लेकिन यह वक्त भी गुजर जाएगा। महामारियां पहले भी आई हैं, आगे भी आती रहेगी। ठीक है, पहले भी गुजर गई, आगे भी गुजर जाएगी, और अभी भी ये टाइम निकल जाएगा। बस हमें थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, अच्छे से घर में रहें। ठीक है, और
अनावश्यक रूप से बाहर ना जाए। जहाँ आवश्यक हो वहाँ जरूर जाना है बाहर कोई चीज, लेकिन अनावश्यक रूप से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, बाकी सरकार जो भी आपके लिए कर रही है उसकी पालना करें, उनके नियमों की पालना करें, क्योंकि अगर ये बढ़ गया तो इसका थर्ड स्टेज बोलते हैं कोरोना का, उसमें बढ़ गया फिर कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज कहते हैं। अर्थात फिर ऐसी बात होगी कि अगर अपन कोरोना वाला कोई बंदा है वो श्वास लेके श्वास छोड़ेगा भी और उसी कार्बन डाइऑक्साइड को कोई और ग्रहण कर लेगा वायु से, तो वो कोरोना पॉजिटिव आ जाएगा। अर्थात इस प्रकार से फैलने लगे। तो अपना ध्यान रखिए और इतनी सी बात अपने दिमाग में नोट करके रखना कि यह वक्त भी क्या होगा, गुजर जाएगा, जैसे पहले का महामारियों में गुजरा है और आगे भी गुजरेगा। इस चीज़ को ध्यान रखें और खुश रहें, पॉजिटिव रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और एक चीज़ और कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी आप सोशल मीडिया पे स्टेटस लगाते हैं उसमें मरने वालों को खबरें डालें, उसमें जो रिकवर हुए हैं, जो सही होके अपने घर गए उनकी खबर लगाएं कि आज इतने सही होके घर गए हैं। जैसे कल के डेट में 1 लाख से ज़्यादा रिकवर हो गए, कोरोना से सही होके, कोरोना का हरा के और खुद जीत के बाहर आए हैं। तो ये चीज़ पॉजिटिविटी फैलाएगी, सकारात्मकता फैलाएगी, जो जरूरी है। तो थैंक यू, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। उम्मीद करता हूँ जो भी पढ़ाया वो आपको समझ में आया हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।